हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, हमने आपके हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने कंडक्शन के बारे में देखा था। हमारे पिछले 2 लेक्चर प्योरली कंडक्शन पे ही बेस्ड थे। अब बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन के बारे में। देखिए, आप सबने रेडिएशन के बारे में सुन रखा होगा। एक सबसे ईजी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बेटा, जब आप पानी बॉयल हो रहा है या कोई भी चीज़ गैस पे रखी हुई है और उसके ऊपर अगर आप अपना हाथ रखते हैं तो आपको गर्म लगता है, यस और नो? मोमबत्ती को जो फ्लेम है उस फ्लेम को आप टच नहीं कर रहे हो, सिर्फ उस फ्लेम के ऊपर आपने अपना हाथ रख दिया है, फिर भी आपको गर्म लग रहा है। आप बेटा भाप, हमको सर्दी होती तो डॉक्टर बोलते हैं ना भाप लेने के लिए, स्टीम लेने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ गर्म पानी के ऊपर, गर्म पानी में स्टीम डाल दिया, विक्स डाल दी और उसके ऊपर हमारा मुंह रख दिया। तो वो क्या है बेटा, ये सब रेडिएशन है। अच्छा, इन सभी एग्जाम्पल्स में हो क्या रहा है? सभी एग्जाम्पल में से हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। तो बेटा रेडिएशन वही है। रेडिएशन इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इन विच, बड़ा सबसे सुंदर बात या सबसे अजीब बात इस फेनोमेनन की यही है, इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। देखो, सबसे गजब की बात है बेटा, कंडक्शन में मीडियम की जरूर होती थी। मीडियम मतलब कि कोई भी मटेरियल, जैसे कि आपने कोई गर्म तपेली में कोई संसी रखी हुई है, कोई बड़ी सी चम्मच, उसको आप ऊपर से टच करते हो तो भी वो गर्म हो जाती है। क्यों बेटा? नीचे से उसको गर्माहट मिल रही है, अब उसके अंदर से गर्माहट होते 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 यहाँ तक पहुँच गई। हमने देखा था ना बेटा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारता है तो वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को पास कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी पास कर रहा है। देखा था हमने, यस और नो? लेकिन वहां पे क्या था बेटा, मीडियम की जरूरत थी। यहाँ पे मीडियम की जरूरत है ही नहीं, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्यों क्यों क्यों? एज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बड़ा बहुत ही जबरदस्त चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा आपको 12th में एक चैप्टर है, बहुत ही बड़ी कहानी है अपने आप में। बड़ा इस पे ना आप एक पूरी बुक पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि जो भी वेव्स इस समय जो आप मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, जो आप मुझे देख पा रहे हो, जो मोबाइल में से लाइट निकल रही है, बड़ा सब रेडिएशन है। कोई रेडिएशन हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है तो कोई रेडिएशन लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो किसी रेडिएशन में दोनों है, जो आग लगती है, जो फ्लेम है, उसमें रोशनी भी मिल रही है, उसमें गर्माहट भी मिल रही है। तो वहां पे दोनों तरह के रेडिएशन हैं। जितने भी रेडिएशन है, आपने अल्ट्रावायलेट का नाम सुना है, इंफ्रारेड का नाम सुना है, हीट जो है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या होता है, कैसे होता है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे आपके स्टैंडर्ड 12th में। ठीक है बेटा? अब इसी के रिलेटेड प्रेवोस्ट नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको दिया है एक रूल, प्रेवोस्ट रूल फॉर हीट एक्सचेंज। क्या लो दिया इन्होंने बेटा? बहुत ही ध्यान से सुना। देखो बेटा, हमको पता है रेडिएशन कहां से आ रही है, जब कोई बॉडी अपने अंदर से हीट एमिट कर रही है। देखो बेटा, अगर आपके रूम में एसी चालू है तो उस रूम में पड़ी हुई सारी चीजें, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो मेटल की हो, कोई भी हो, वो ठंडी पड़ जाती है। या अगर मान लो गर्मी है, गर्मी का सीजन चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी है, तो अंदर के सारे मटेरियल्स भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट एमिट भी कर रहा है। बहुत ही कमाल की चीज़। सारे के सारे ऑब्जेक्ट बेटा हीट ले भी रहे हैं और हीट दे भी रहे हैं। अच्छा, किससे लेन देन कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से। किससे लेन देन कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग से। तो इन्होंने एक रूल दे दिया, ऑल बॉडी एमिट हीट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। बेटा कोई भी टेम्परेचर पे हो, 1 डिग्री सेल्सियस वाला भी हीट रेडिएट करेगा, अपने से बाहर निकालेगा। 100 डिग्री वाला भी अपने अंदर से हीट निकालेगा। ऑल बॉडी एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट
रेडिएशन ऑफ एनी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर। सर गलत लिख दिया, नहीं गलत नहीं लिखा बेटा, ध्यान से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने बोल दिया कि सारी की सारी बॉडी अपने अंदर से हीट निकालेगी और अपने सराउंडिंग में फेंकेगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर सराउंडिंग का हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर सराउंडिंग का हो। फिर उन्होंने क्या, सुनते जाओ बेटा समझा रहा हूं मैं आपको, फिर सुनो, फिर उन्होंने क्या बोला कि सारी की सारी बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करेगी ऑफ एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर की हो। इसका मतलब क्या बता रहा हूं, अगेन किसी भी टेम्परेचर पे। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, देखो एक चीज तो हमें ऑब्वियस है कि दो तरह की अब हीट हो गई, एक तो एमिट करने वाली और एक एब्जॉर्ब करने वाली। अब अगर सराउंडिंग ज्यादा हॉट है, जैसे मान लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी अगर बड़ा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, या मैं काम करता हूं ऐसे लिख लेता हूं, समझो आप, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से बड़ा है तो हमें क्या लगेगा कि सर बॉडी जो है वो अपने अंदर से हीट एमिट करेगी, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। यहां पे क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, एमिट करेगी। क्यों? बिकॉज इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। क्या ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी? करेगी, ये एब्जॉर्ब भी करेगी, बट ऑब्वियस बात है कि इसका एमिशन इसके एब्जॉर्प्शन से बहुत ही ज़्यादा होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी कोई भी टेम्परेचर पे हो, सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर हो कि सराउंडिंग से कम टेम्परेचर हो, वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, वो हीट एमिट भी करेगी। हाँ, ये चीज़ है कि किसी एक समय पे या तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या तो एमिशन ज़्यादा होगा। यानी कि अब की बार हो क्या रहा बेटा, बॉडी का टेम्परेचर धीमे धीमे कम हो रहा है और वही सराउंडिंग का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ रहा है। हम गर्मियों के समय में जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर बर्फ डालते हैं। बर्फ बहुत ही कोल्ड है, मतलब बर्फ का टेम्परेचर कम है अपने सराउंडिंग से। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से कम है, अगर सराउंडिंग से कम है तो हम क्या बोलेंगे कि सर बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी। बिल्कुल, है ना, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती फटाफट। क्यों? बिकॉज वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। क्या वो हीट एमिट नहीं करेगी? बेटा अगर वो हीट एमिट नहीं करेगा तो पानी या जूस जिसमें आपने बर्फ डाला है वो ठंडा कैसे होगा? हम कह सकते हैं कि वो कोल्डनेस एमिट कर रहा है। लेकिन अगर मैं हीट की बात करूं, क्या वो एमिट नहीं कर रहा? हीट भी एमिट करेगा, लेकिन इस समय एब्जॉर्प्शन बहुत बहुत ज़्यादा होगा एमिशन के कंपैरिजन में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा एक बॉडी किसी एक समय पे हीट निकाल भी रही है और हीट ले भी रही है, दोनों चीज कर रही है, दोनों चीज कर रही है। बट एक चीज बहुत ज्यादा मात्रा में कर रही है, दूसरी चीज बहुत ही कम मात्रा में कर रही है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, सो हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा, नहीं सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर धीमे धीमे, एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था। यहाँ पे एमिशन कर रहा है ना, हाँ, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर घटता जाएगा। बर्फ धीमे धीमे पानी बनती जा रही है और सराउंडिंग धीमे धीमे ठंडा होता जा रहा है ना। लेकिन बेटा इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रोसेस है एमिशन या एब्जॉर्प्शन की, ये ऐसे चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद रुक तो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। किस में आ चुकी बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख लूं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा क्या बेटा, एक प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम में अब की बार एमिशन और एब्जॉर्प्शन सेम हो जाएगा। तो आप ये मत कहना कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आके वो एब्जॉर्ब और एमिट करना बंद कर देंगे, नहीं। ऑल बॉडी एमिट हीट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, चाहे उसका टेम्परेचर जो भी हो, इक्वल हो या अनइक्वल हो, बड़ा हो कि छोटा हो, वो एमिशन भी करेगा, वो एब्जॉर्प्शन भी करेगा।
हाँ बस अब क्या हुआ कि बेटा उसका बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब अब वो जितनी हीट एमिट कर रहा है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब भी करेगा। इसीलिए उसका टेम्परेचर अब की समय, टेम्परेचर ऑफ बॉडी दिख रहा है इतना नीचे, यस दिख रहा है, बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा अब की बार वो सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। और यही था प्रेवोस्ट रूल ऑफ हीट एक्सचेंज। समझ आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को प्लीज समझ के रखना। क्या एमिशन कभी बंद होगा? नहीं। क्या एब्जॉर्प्शन कभी बंद होगा? नहीं। वो लाइफ टाइम चलेगा, हमेशा चलेगा। अब डिपेंड करेगा कि एमिशन ज्यादा है कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है कि दोनों इक्वल है, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन पे क्या, सिचुएशन क्या है उस समय। क्लियर? ओके। अच्छा बच्चा लोग एक चीज और कि ये जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन है बेटा ये डिपेंड करेगा कि क्या टेम्परेचर है उस समय बॉडी का और सराउंडिंग का, और दूसरा मटेरियल पे। यहां लिख लूं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन, ये हटा दो नीचे, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सब। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। देखो बेटा अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरह से हीट बाहर निकालेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे प्लास्टिक की बात करूं, प्लास्टिक गर्म होता है लेकिन बहुत धीमे धीमे गर्म होता है। स्टील की बात करूं तो स्टील बहुत फास्ट फास्ट गर्म होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। सो डिपेंडिंग के कितना टेम्परेचर है सराउंडिंग का एंड मटेरियल कौन सा है उसके डिपेंडिंग एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। अब आइए कुछ हम इसके रिलेटेड और बातें करते हैं। कुछ नवे टर्म बेटा देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उसको समझिएगा। नेक्स्ट है एमिसिव पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। बड़ा कुछ कुछ बुक में इसको स्मॉल ई भी कहा जाता है, हम इसको कैपिटल ई लेके चल रहे हैं। एमिसिव पावर क्या होता है बेटा? कितनी हीट रेडिएट होगी, रेडिएट मतलब कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा कोई बॉडी या अपने अंदर से निकालेगा। द हीट एमिटेड बाय बॉडी। बेटा हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हीट एमिट कर रहा है ना। अब बेटा ये कितनी हीट एमिट करेगा? मेरे ख्याल से एक चीज़ तो डिपेंड करेगा एरिया पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा एमिशन होगा, है कि नहीं? सो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? एक तो एरिया के, और बेटा दूसरा किस पे होगा? ये दूसरा कि इसका टेम्परेचर कितना है। बेटा इसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ये भी एमिशन करेगा, ऑब्वियस बात है। सो एक किस पे डिपेंड हो गया? टी पे। इन दोनों को कंबाइन करके लिखो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू AT। बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा E, जिसे हम कहते हैं एमिसिव पावर। समझो समझो इसका मतलब क्या है, समझो। तो बेटा अभी मैंने ऐसे कहा कि प्लास्टिक जल्दी से गर्म नहीं होता। सिमिलरली अगर आप पूरा प्लास्टिक को जलाओगे तो वो ज़्यादा हीट आपको नहीं देगा। वो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, बट उससे आपको हीट नहीं मिलेगी। अगर हमें हीट चाहिए होती तो हम लकड़े को जलाते। क्यों? बड़ा लकड़े की गर्माहट ज़्यादा होती है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होने पे कितनी हीट देगा, अलग अलग प्रोसेस। देखो मान लो कि मैं एक प्लास्टिक ले लेता हूँ और एक वुड ले लेता हूँ, दोनों के ऊपर मैं केरोसिन डाल के जला रहा हूँ। केरोसिन डाल के दोनों को जला रहा हूँ। बेटा हुआ क्या कि इसमें से जो गैस आ रही है वो मुझे हीट नहीं दे रही, मुझे गर्माहट नहीं दे रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, लेकिन और बहुत कम हीट दे रही है, हीट दे रही है बट बहुत ही कम। और जो वुड है बेटा, वुड क्या करेगा? बहुत अच्छी गर्मी मुझे दे रहा है ना। ठंडी के समय में मज़ा आती है हमें कैंप फायर करने की। इसका मतलब दोनों का एरिया सेम मान लिया, दोनों को कितना लिया? सेम एरिया, सेम विड्थ, सब कुछ सेम ले लिया, दोनों का टेम्परेचर भी सेम रखा।
उसके बावजूद ये ज़्यादा गर्माहट दे रहा है, ये कम गर्माहट दे रहा है। क्यों? बिकॉज उनकी अपनी एक काबिलियत है, आप कह सकते हैं उनकी अपनी एक शक्ति है। उस शक्ति को, उस काबिलियत को हमने नाम क्या दे दिया? एमिसिव पावर। थोड़ा यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एमिसिव पावर जो है वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एक तो टाइप ऑफ मैटर पे, कि किस तरह का सब्सटेंस है। दूसरा बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेडिएशन। बेटा पानी को देखो, आपने कभी ना ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लोग चाय बनाते हो, पानी कभी आज तक गर्म किया हो? किया है वैसे कभी? हैं? नहीं किया होगा ना? किया है कोई मम्मी पापा के लिए? नहीं किया, मुझे पता है। चलो किया भी हो, जिसने किया हो। बेटा आप जब गैस को फास्ट करते हो तो आपको चम्मच या किसी से जिससे आप उसको हिला रहे होंगे ना, आप छोड़ देते हो या आप ज़्यादा उसको फटाफट गैस को सिम कर दोगे। कभी ऑब्जर्व किया है? चाय बनाते समय, कुछ गर्म करते समय, अगर आप गैस को फास्ट रखो तो आप जल्दी से किसी चीज़ को घुमा नहीं सकते, या उसको फिर सिम करोगे फिर आप इजीली घुमा सकते हो। आप सोच रहे होंगे मुझे इतना सब कुछ कैसे पता? की है मेहनत भाई। मतलब बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एमिशन। मतलब जैसे आप गैस को फास्ट करते हो, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से उसका एमिशन भी बढ़ गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अब बेटा ये एक तीसरे चीज पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। भाई वेवलेंथ का मतलब क्या है? बेटा वेवलेंथ का मतलब मैं आपको एक ही बोल दे सकता हूं, कलर। कलर देखो कैसे बताता हूं। एक ये ई तो आपको पता चल गया, एमिसिव पावर। बेटा एक और चीज होती है जिसको हम ई लैम्बडा से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बेटा इसका मतलब क्या होता है? देखो रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में नहीं आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है। कभी कभार हमको कुछ कलर दिखाई देता है। एज पर एग्जाम्पल बेटा जो आपके वाटर हीटर आता है ना गीजर के अंदर, या कभी कभार वो लंबी सी रॉड यूज़ करते हो वाटर हीटर की, कभी उसे यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि जब उसे आप गर्म कर रहे हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। जैसे आप उसको बंद कर दोगे उसका टेम्परेचर डाउन होगा, फिर से सिल्वर कलर हो जाएगा। यानी जब तक वो ठंडा है तब तक कलर सिल्वर है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा उसने रेड कलर दिया, दूसरा कोई कलर नहीं दिया। कलर 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 मतलब बेटा वो अगर वो हीट दे रहा है ना तो साथ ही साथ एक पर्टिकुलर कलर आपको दे रहा है। रेनबो आपको पता है ना, रेनबो के 7 डिफरेंट कलर होते हैं। बेटा उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो रेनबो के 7 कलर्स आ रहे हैं ना, फिर आपने 10th में पढ़ा होगा कि प्रिज्म के थ्रू अगर आप व्हाइट लाइट पास करो तो 7 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। बेटा वो स्पेक्ट्रम है। उस 7 कलर की जो पट्टियाँ होती है ना, पट्टियाँ, बैंड, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब वो हीट छोड़ेगा तो उस समय एक पर्टिकुलर कलर भी अपने अंदर से निकालेगा। एक पर्टिकुलर कलर, जैसे मान लो सपोज करो कि आपको जो रेडिएशन मिल रही है ना, सपोज करो 1000 रेडिएशन है, तो 1000 में से क्या होगा बेटा? कोई एक तरह की रेडिएशन होगी जो आपको सपोज 700 मिल रही है, या मान लो 750 मिल रही है, और दूसरी रेडिएशन जो है वो सपोज करो कि 250 मिल रही है। मतलब एक ही सब्सटेंस में से, एक ही बॉडी में से आने वाली रेडिएशन किसी एक की ज़्यादा है, किसी एक की बहुत कम है। मतलब कितनी पावर है वो डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ को छोड़ रहे हैं। हर बार क्या होता है जब रेडिएशन आता है ना तो एक से ज़्यादा वेवलेंथ एक साथ बाहर निकल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा कलर बाहर निकल रहे हैं। बट हो क्या रहा है, एक बार में हमें दिख एक ही रही है। क्यों? बिकॉज किसी एक के लिए उसकी पावर ज़्यादा है तो किसी दूसरे के लिए उसकी पावर कम है। एज पर एग्जाम्पल बेटा हमारे जो एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन, बहुत कम ऐसे हीरो हीरोइन जो गाने गा सकते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं। आपको पता है 90% ऑफ एक्टर्स कांट सिंग, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको गाने की समझ नहीं है? बट एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग के मामले में बहुत कम। समझ आ रहा है? वैसा ही कुछ है, जब हीट अंदर से निकल रही है तो साथ में कुछ कलर लेके निकल रही है, बट जिस कलर की शक्ति ज़्यादा वो कलर दिखाई दे रहा है, जिस कलर की शक्ति कम वो कलर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर हीटर,
जब रेडिएट कर रहा है तो रेड कलर दिख रहा है, मतलब उसके लिए रेड कलर की पावर ज्यादा है। दूसरा भी कलर एमिट कर रहा है, दूसरा कलर भी एमिट कर रहा है, लेकिन उसकी पावर कम है, इसीलिए वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। सो दैट इज स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। इसको डिफाइन करना हो बेटा तो आप कह सकते हो टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ बॉडी टू emit radiations of different wavelength at different temperature। बेटा एक बहुत अजीब बात बताऊं आपको, कितनी सारी बॉडी ऐसे भी है ना जो अलग अलग समय पे अलग अलग कलर दे रही है, अलग अलग समय पे कलर अलग अलग दे रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा फिर से मैं उसी पे आता हूँ, वो हीटर पे। बेटा ध्यान से कभी ऑब्जर्व करना, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो रेड कलर धीमे 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 डार्क होता जा रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? रेड कलर धीमे धीमे डार्क होता जा रहा है। जैसे ही आपने उसको बंद कर दिया वो धीमे धीमे ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है मतलब रेड कलर धीमे 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 लाइट पड़ता जा रहा है। अब बच्चा लोग मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेड कलर के भी अलग अलग शेड्स हैं, हर शेड के लिए वेवलेंथ अलग अलग, हर शेड के लिए वेवलेंथ अलग अलग। बेटा आप नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे जो मैंने कहा था ना स्पेक्ट्रम, रेनबो का स्पेक्ट्रम, बेटा उसके अंदर आपको दिखने में सिर्फ 7 कलर दिख रहे हैं। कभी ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना या किसी नेट वेट पे उसका इमेज को जूम करके देखना, बेटा आपको वहां पे ना हर कलर के अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे। वायलेट है तो लाइट वायलेट, उससे लाइट उससे लाइट उससे लाइट, फिर दूसरा इंडिगो कलर शुरू हुआ, इंडिगो लाइट 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 लाइट, फिर दूसरा कलर शुरू हुआ ब्लू 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 ब्लू। मतलब हर एक शेड्स है, जितने भी शेड्स होते हैं बेटा हर किसी की अपनी अपनी एक वेवलेंथ है अलग अलग। जैसे बेटा आप अगर मान लो इस समय 10 जने देख रहे हो, समझ लो कि भाई बहन कोई भी नहीं है, सब लोग अलग अलग है, तो आप सबका अपना अपना एक एड्रेस है। आप सब इंसान हैं, सबके 2 नाक 2 आँख, सॉरी 1 नाक 2 आँख 2 कान हैं, बट आप सबका एड्रेस अलग अलग है। सिमिलरली कलर शेड्स अलग अलग होने से वेवलेंथ अलग अलग हो गई, समझ रहे हो? और उसकी वेवलेंथ बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब जो वायलेट कलर शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, और जो रेड विबग्योर कहते हैं ना, जो रेड खत्म हो रहा है वो यहां पे खत्म हो रहा है। इसके बीच की हर एक वेवलेंथ वहां पे है, मौजूद है। मतलब वायलेट से लेकर रेड तक सारे शेड्स, सारे के सारे शेड्स उस स्पेक्ट्रम में बन जाते हैं। सो यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेडिएशन निकल रही है उसका कलर भी अलग अलग होता है, इसीलिए हमने बोल दिया वेवलेंथ। सो किसी एक समय पे जो उसकी काबिलियत है किसी एक कलर को देने की, उस काबिलियत को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। समझ आया? पहले हमने जनरल में इसको पढ़ा, फिर हमने देखा कि अलग अलग समय पे अलग अलग कलर की लाइटें भी निकल सकती है। सो दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ओके, अब बच्चा जैसे आप लोगों ने एमिसिव पावर पढ़ा, वैसे ही एक दूसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। बड़ा क्या है ये एब्जॉर्प्टिव पावर? आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आउट ऑफ total percent of heat absorbed by a body out of total heat incident on the body। देखो बेटा एमिसिव पावर क्या बता रहा था कि कोई भी बॉडी अपने अंदर से कितना एमिशन दिखा सकता है, काबिलियत। वैसे ही है कि अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर कुछ रेडिएशन गिर रहे हैं, चलिए कहाँ पे थोड़ा इजी दिखाते हैं। मान लो कि इसके ऊपर टोटल 4 रेडिएशन आ रहे हैं,
इट माइट पॉसिबल कि ये चारों चार कर ले, वे 2 करे, 1 करे, 3 करे या बिल्कुल भी ना करें। कह देते हैं कि इसने सिर्फ एक ही एब्जॉर्ब की, 4 में से सिर्फ एक ही एब्जॉर्ब की। तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आपको देगा एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कितनी इंसिडेंट में से कितनी इसने हीट ले ली। अच्छा, इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। इसका आंसर क्या आएगा 0.25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 तो कितना हो गया 25%। देखो ना, 4 में से 1 लिया तो 1/4 भाग 25% हो गया। इसलिए हमने बोल दिया परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब। कितनी हीट गिरी उसमें से कितनी हीट एब्जॉर्ब की उसका परसेंटेज। अब बेटा इसकी वैल्यू जो है ना ऑब्वियसली पहले की तरह ये भी डिपेंड करेगा बेटा मटेरियल पे, कौन से तरह का मटेरियल है। दूसरा कितने टेम्परेचर इस पे इंसिडेंट हो रहा है। तीसरा ये भी डिपेंड करेगा बेटा वेवलेंथ पे। वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा बताता हूँ मैं आपको। देखो चलो बता ही देता हूँ बेटा। देखो आपको इस समय मेरी कलर का जो शर्ट है वो ब्राउनिश नहीं, कैसे मुझे भी नहीं पता, मिक्स कलर है ना। अच्छा, ये जो मैं टर्बन पहनी हुई बेटा इसका कलर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। ये भी एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो जाएगा। सुनो, ये डस्टर आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं भी दिखाई दे रहा तो मान लो कि येलो है। क्यों है येलो दिखाई दे रहा है बेटा? ये एक्चुअली इस पे इंसिडेंट रेज आ रही है ना, इंसिडेंट रेज बहुत आ रही है। बट ये क्या कर रहा है बेटा, इसने येलो के सिवाय सारी एब्जॉर्ब कर ली, बाकी येलो को रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस ऑब्जेक्ट ने सारी की सारी रेडिएशन को एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बट येलो कलर की, देखो आपको मालूम है व्हाइट में सारे कलर्स होते हैं, विबग्योर सारे कलर्स है, येलो भी है। अब इसने क्या किया, उस व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर समा लिया, खाली एक येलो कलर का जो कंपोनेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। और वही येलो कलर हमारी आंखों में जा रहा है, इसलिए हमको ये चीज येलो दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है? इसलिए हमने बोल दिया वेवलेंथ। अगेन बेटा वेवलेंथ क्या, कलर। तो एक पर्टिकुलर कलर हमको हमेशा दिखाई दे रहा है। अब बच्चा लोग ये जो एक ही वैल्यू है बेटा ये हमेशा 1 से छोटी होगी। क्यों 1 से छोटी होगी बेटा? एक जरा ध्यान से सोचो। देखो हमने फॉर्मूला क्या है, जितनी हीट एब्जॉर्ब की है अपॉन जितनी हीट इंसिडेंट है। अच्छा, जितनी इंसिडेंट होगी मैक्सिमम क्या होगा, या तो जितनी इंसिडेंट है उतनी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगा या तो उससे कम एब्जॉर्ब करेगा। मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा होने वाला है डिनोमिनेटर से। एक चीज तो ऑब्वियस, या तो इक्वल होगा, जो कि इक्वल होता नहीं, वो तो ब्लैक बॉडी में होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये इक्वल हो। फिर भी कहने के लिए कह देते हैं कि एब्जॉर्ब। देखो बेटा एक चीज तो ऑब्वियस है, अगर मैं 4 रेज इसके ऊपर डाल रहा हूं, क्या ये 5 एब्जॉर्ब कर पाएगा? जरा सोच के बताना। अरे जितना गिरा नहीं उतना एब्जॉर्ब कैसे करेगा? आप अपने हाथों पे क्रीम लगाते हो, आपकी हाथ उस क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आपने लगाया एक चुटकी क्रीम, एब्जॉर्ब हो गया पूरी ट्यूब। ऐसा होता तो कोई भी ट्यूब लाते ही खत्म हो जाती। क्या ऐसा होता है? जितना लगा रहे हो उतना या उससे कम एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता। मतलब जितना इंसिडेंट हो रहा है उससे कम एब्जॉर्ब होगा या तो उसके इक्वल एब्जॉर्ब होगा। तो अगर इक्वल है तो दोनों कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, या तो 1 से छोटा आएगा। तो ए की वैल्यू बेटा 0 से लेके 1 तक हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 0 है बेटा, 0 का मतलब क्या हो गया कि उसने कुछ भी एब्जॉर्ब किया ही नहीं। 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर 0 मतलब एब्जॉर्प्शन 0। मान लो कि जितनी भी लाइट आई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जितनी भी रेडिएशन आई, सारी की सारी इसने वापस दी थी, सारी की सारी, एक भी एब्जॉर्ब नहीं की। तो इसको हम बोलते हैं आइडियल या तो फिर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे? आइडियल रिफ्लेक्टर। 100% इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा मान लो कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा, 1 मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू सेम, तो ये रेशियो 1 आएगा ना। अब जितनी इंसिडेंट हुई उतनी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली, जितनी
इंसिडेंट हुई उतनी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। मतलब ये क्या हो गया बेटा, आइडियल एब्जॉर्बर। क्या बोलेंगे हम इसको, आइडियल या तो फिर परफेक्ट एब्जॉर्बर। सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली, सारी की सारी। बट अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल देखो 100% तो नहीं होता है, बट फिर भी हम ब्लैक को कह सकते हैं। कहते हैं ना बेटा कि आप स्कूल में जाते हो तो जिस दिन आपके स्कूल में परेड होती है तो कहते हैं कि वाइट कपड़े पहन के आओ। क्यों? जब सनराइज गिरती है तो ब्लैक कलर या दूसरा कलर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। वाइट कलर क्या करेगा बेटा, वाइट कलर सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। जितनी हीट आ रही है सारी की सारी रिफ्लेक्ट। ऑब्वियसली 100% नहीं पॉसिबल, बट हम कहते तो वही है ना। सो आप इसका एक वाइट एग्जांपल लेके चल सकते हैं और इसका ब्लैक। ठीक है, ओके। अब अच्छा, जैसे कि आपने ई लैम्बडा देखा था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, सिमिलरली वैसे ए लैम्बडा भी होता है। मैंने कहा था ना आपको कि एक पर्टिकुलर, जैसे येलो का मैंने एग्जांपल बताया कि येलो कलर सिर्फ और सिर्फ येलो को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी किसी को भी नहीं। तो कई बार कोई गिवन सब्सटेंस एक ही पर्टिकुलर लैम्बडा वाली हीट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी को भी नहीं। समझ आ रहा है? जैसे कि बेटा ये वाइट नहीं, आपको इस सराउंडिंग में पर्पल दिख रहा है, ये पर्पल कलर। बेटा ये पर्पल कलर क्या कर रहा है, इसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है व्हाइट कलर की लाइट। व्हाइट के अंदर सारे के सारे कलर्स होते हैं, बट ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है पर्पल की, और किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। वही एब्जॉर्ब करके वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना, दैट इज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके बच्चा लोग, दैट्स इट। सो बेटा आज के लेक्चर में हमने बेसिकली दो फॉर्मूलाज देखी। पहली, हीट जो कि निकल रही है, जो कि एमिट हो रही है, वो कितनी एमिट हो रही है, EAT। अच्छा एक चीज यहां से मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी बेटा। E को सब्जेक्ट बनाओ तो E = Q/AT होगा, है ना। अच्छा इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, Q यानी हीट, जूल अपॉन एरिया मतलब मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक काम करो बेटा, ये जो T है ना, ये यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे टाइम है। आई एम रियली सॉरी। जितने समय के लिए वो चीज रखी जाएगी उतने समय के लिए आपको एमिशन मिलता जाएगा। सो T इज टाइम नॉट टेम्परेचर, प्लीज मेक इट करेक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। बेटा जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर। क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर। ठीक है। सो एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ी और दूसरी ये वाली फॉर्मूला पढ़ी। बेटा यहाँ से ना कई बार आपको पूछ सकता है कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कई बार क्वेश्चन आएगा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू A इंटू हीट इंसिडेंट। समझ आया? A मतलब क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, मतलब इसी का सेकेंड फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा लोग। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। बेटा अगली बार हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ और ब्लैक बॉडी। बेटा ब्लैक बॉडी अपने आप में एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ब्लैक बॉडी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट हम ब्लैक बॉडी जैसी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ब्लैक बॉडी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ ने क्या लॉ दिया था, ये सारी कहानी पढ़ेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।